Hello, students. Am I audible? Please confirm whether I'm audible or not. Yes, sir. Right. Okay. Yes, Fine. sir. So we will start. Okay. Thank you. We will start the class. Right. And definitely we will be able to complete the class 9 polity today. Right. And we will enter in class 10. Class 10th, there are two important chapters you can say. Right. I mean, the most important chapter in that is what your federalism. Right. And this section, especially the chapter number 4 and chapter number 5, which we are going to do, which we are going to complete today. As far as your examination is concerned, be it what basically what your, stage 1 or stage 2, these chapters are very important, right? Okay. तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा एग्जाम के लिए. एंड पॉलिटी का जो सिलेबस है बेसिकली दैट मैचेस, राइट. हाँ, हिस्ट्री में देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस, राइट, दैट वी विल सी. स्टेज 2 और स्टेज 1 में वी विल मोस्टली फोकस ऑन स्टेज 1, राइट, नॉट ऑन स्टेज 2, राइट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है यूपी में जो एनटीएससी स्टेज 1 होता है, राइट. एनीवे वी विल स्टार्ट द क्लास, राइट. सो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस देख रहे थे, राइट, और उसमें हमने देखा था पार्लियामेंट, उसमें हमने देखा था एग्जीक्यूटिव में हमने देखा था परमानेंट एग्जीक्यूटिव, हमने देखा था टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, राइट. ठीक है ना. टेम्पररी मीन्स व्हाट यू कैन से, आई मीन दीज ब्यूरोक्रेट्स, राइट. ओके. एंड वी ऑल्सो सॉ दैट जुडिशरी, और जुडिशरी में बेसिकली हमने मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, राइट. सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अगर उनको रिमूव करना है, सो व्हाट इज द प्रोसीजर, ऑल दीज थिंग्स वी ऑलरेडी सॉ, राइट. And Supreme Court क्या करता है basically? So it basically, if there is any problem between the citizens of the country, right, or between citizen and government, right, between two or more state governments also, between governments at the union and state level, right, in that case Supreme Court plays its important role, right. तो एक जो important point है कि it is the highest court of appeal in civil criminal cases. तो एक point ये ध्यान में रखना. Anyway, एक मैंने और पॉइंट बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, राइट, उनका क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट जज हैं, सीनियर मोस्ट जज विल एक्ट एज व्हाट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो एट प्रेजेंट जस्टिस एनवी रमन्ना इज देयर, राइट. ही इज प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब उनका जो रिटायरमेंट है बेसिकली अगर देखो तो उनका रिटायरमेंट कितना है, 26 ऑफ अगस्त, राइट. ठीक है. तो 26 अगस्त को वो रिटायर हो रहे हैं. अब 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, और ये जो जस्टिस उदय उमेश ललित हैं, राइट, सो ही विल रिटायर ऑन व्हाट, 8th of November. So from 27th August you can say to 8th of November actually Justice Uday Umesh Lalit will be the CJI of this country, right. और उनके बाद वैसे खानविलकर सर आते हैं, बट खानविलकर सर का एक्चुअली रिटायरमेंट पहले ही हो जाएगा. सो ही विल रिटायर इवन बिफोर आई थिंक जस्टिस एनवी रमन्ना, राइट. सो खानविलकर सर विल नॉट बी एबल टू द CJI, राइट, अंटिल ऐसा कुछ ना हो जाए कि शुरू के जो ऊपर के जो दो जज हैं अनफॉर्चुनेटली, राइट, उनकी डेथ हो जाए. इन दैट केस मे बी खानविलकर सर कैन बी अ CJI, बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है देन ही विल नॉट बी CJI of this country. After that you see Chandrachud will come. So he is Justice D.Y. Chandrachud, and he will come and he will become the CJI, and he will be CJI till 2024 November. So in next general election 2024, when the next general election will take place, right, at that time the CJI will be what, your Justice D.Y. Chandrachud. So this is what basically some of the important points, right, and that's it. Next we will do some questions. Okay, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया था आपको, एक बार देख लेना, राइट. अच्छा, ये भी चीज़ है, एक चीज़ कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको ही बनाया गया है CJI. ऐसे दो केसेस हैं, जैसे एक इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसा हुआ था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस को एक्चुअली बाईपास करके और जस्टिस AN रे को CJI बनाया गया था, राइट. ठीक है. सो ऐसे केसेस हैं, बट दे आर वेरी रेयर. आफ्टर 1977 नो सच केसेस हैपेंड. जो टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वही CJI बनते हैं, राइट. सो दैट्स द कन्वेंशन, एंड गवर्नमेंट फॉलो दैट, राइट. एनीवे we will do this question. Let's see आप में से कौन कर पाता है. which of the following institution can make changes to an existing law of the country? बताइए, अगर लॉ को बनाना हो या लॉ को चेंज करना हो, who can make changes to an existing law of the country? Supreme Court, President, Prime Minister, Parliament. What will be the answer? The parliament.
Again, please. Dutch, what are you saying? The parliament. Parliament, right? So the answer will be what you? Parliament, right? Yes, Harshit, the answer will be D, right? Yes, Akhil, answer is D, right? तो आंसर आपका क्या होगा? पार्लियामेंट होगा, राइट? पार्लियामेंट ही है. पार्लियामेंट इज यस ताना है शुभम. वेरी गुड एंड थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स. सो यस अनुष्का, आंसर इज डी. सो बेसिकली व्हाट इज सी, पार्लियामेंट मेक्स द लॉ, राइट? एग्जीक्यूटिव उसको क्या करते हैं? उन लॉज को एग्जीक्यूट कराते हैं ऑन ग्राउंड, राइट? एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर लॉ, तो जुडिशियरी एक्चुअली देखती है whether that law is what according to the principle of Indian Constitution or not, right? अगर नहीं है तो then judiciary will what? Make it null and void. Judiciary खुद law नहीं बना सकती है, right? It can only check whether that particular law is what? Law made by what? This parliament, right? That is what? Legislative body. The supreme legislative body, you can say, in our country. And whether that law is what? According to the principle of Indian Constitution or not. चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, एक एक करके करते हैं. अ न्यू पॉलिसी, ये तुम्हें मिनिस्ट्री से वैसे तो दिमाग लगा के भी कर सकते हो, इट्स यू नो वेरी इजी. पहले एक आंसर बताओ. अ न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, राइट? सो इट इज व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट? यस. Telephone services will be made more accessible to rural areas, right? So Fifth, right? Ministry of Communication and Information Technology, right? This is what fifth. The price of rice wheat sold under the public. Second, right? Ministry of Agriculture, Food and Public Distribution, right? Okay. Next, yes, second is the correct answer. A pulse polio campaign will be launched, right? So it is Ministry of Health, right? Excellent. Yes, yes. Arjit Diksha, yes, that's correct. And the allowance of the soldiers posted on high altitude, right? Yes, Arjit, right? Ministry of Defense, very good. तो सिंपल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में एटलीस्ट थोड़ा कर जाओ, और वैसे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर करवा रहा हूँ, राइट? इफ यू डू दिस मच दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, बी इट स्टेज 1 स्टेज 2 एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न, राइट? ठीक है, चलो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं आप में से. ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, 3 पढ़े हमने. बेसिकली अगर ब्रॉडली डिवाइड करें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट? योर जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव में हमने पार्लियामेंट पढ़ा, राइट? एग्जीक्यूटिव में बेसिकली हमने जो हमारे elected executive, right? Elected executive, right? Which is, you can say that is what temporary, they are not permanent. And उनके बारे में पढ़ा था, ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमने नहीं पढ़ा था. बस ये में आइडिया होना चाहिए कि अच्छा परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दे आर व्हाट? ब्यूरोक्रेसी, दे एक्ट एज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव. और तीसरा हमने पढ़ा था जुडिशरी के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आया था, राइट? तो डिसीजन ऑन एलोकेशन ऑफ मनी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इरिगेशन, ईटीसी एंड डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द सिटीजन. बताओ कौन डिसीजन लेगा? लेजिस्लेटिव. अच्छा, लेजिस्लेटिव में भी अगर तुमसे मैं पूछूं, पार्लियामेंट बेसिकली, राइट? पार्लियामेंट में भी कौन सा? पार्लियामेंट के 3 पार्ट थे, राइट? हु विल टेक दिस पर्टिकुलर डिसीजन? मनी रिलेटेड है. मनी रिलेटेड मैटर में किनका से होता है? लोकसभा. Yes, excellent. Sorry, right? Very good. Sorry, saying yes. So it is what? Lok Sabha, and precisely अगर जाओगे तो it will, you can say that it is what? Ministry of Finance, right? The present, who is the finance minister? Present finance minister? कम से कम 2-3 ऊपर के तो याद रखो. प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, राइट? सो याद रखो, कभी कभी आ जाता है. यस, निर्मला सीतारमन, राइट? सो निर्मला सीतारमन. नेक्स्ट, consider the recommendation of a committee on a law to regulate the stock exchange. Recommendation, मतलब law related. So recommendation of a committee. So in a parliament. Parliament. President तो it's what? Nominal head है, right? ठीक है ना? असली पावर तो प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं. सो कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी. कौन कंसीडर करेगा? मान लो एक कमिटी बनी कि अच्छा इस लॉ में ये चीजें आपको करना है, तो अल्टीमेटली एक तरह से क्या करना है तुम्हें? लॉ में कुछ चेंजेस करने हैं. रिकमेंडेशन मींस व्हाट? दैट यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग, यू नो, desirable change in the law. So who will change that particular law? Parliament will change the law, right? ठीक है ना? Parliament will make the law as well as it will change the law also, right? So second का आंसर क्या हो जाएगा? It will be what? Your Parliament, right? Very good. चलिए second. Decides on a legal dispute between 2 state governments. It is what?
Judiciary, yes, yes. So it's what judiciary, right? Implements the decision to provide relief for the victim of an earthquake. Executive. Decision को implement कौन करेगा? Executive, right? Yes. So it will be what? Executive, right? So answer will be what? Executive, right? चलिए, question number 7 देखते हैं. Why is the Prime Minister in India not directly elected by the people? Choose the most appropriate answer and give reason for your choice. In parliamentary democracy, only the leader of the majority party in the Lok Sabha can become the Prime Minister. Lok Sabha can remove the Prime Minister and the Council of Ministers even before the expiry of their term. Since the Prime Minister is appointed by the President, there is no need for it. Direct election of the Prime Minister will involve a lot of expenditure on election. Anyway, D is what? Absurd, right? हटाओ इसको. सोचो, मैंने तुम्हें दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताए थे, राइट? वन इज व्हाट योर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, राइट? व्हाट वाज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री? यस, एक्सीलेंट सॉरी सर ए. Arjit, yes, Ishanvi, very good. So A. Answer is A. That is what your parliamentary form of government, right? Where what? Basically जो तुम्हारे जो yes, तनय, अव्यक्त, excellent. So parliamentary form of government में क्या होता था? शुभम. So very good. So parliamentary form में क्या होता था basically कि वहाँ पे लोग चुन के आते थे और फिर वो जिनके पास भी मेजोरिटी है they will choose their leader, right? And that leader basically what? जो भी leader होगा उनका, he will act as what? He or she will act as what? Prime Minister, right? ठीक है. हाँ, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, राइट? बट ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, राइट? प्रेसिडेंट कैन ओनली अपॉइंट उस बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं जिसमें लोकसभा का फेथ हो, मतलब जिसके पास मेजोरिटी हो लोकसभा में. दैट इज द पॉइंट, राइट? ओके. राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है. एनीवे, लोकसभा कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर. डेफिनेटली लोकसभा कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर. अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर पारित कर दे, राइट? ठीक है ना? देन डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे विल हैव टू रिजाइन, राइट? इन दैट पर्टिकुलर केस. बट दैट इज नॉट द केस कि हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे हैं. डायरेक्टली इसलिए नहीं इलेक्ट कर रहे बिकॉज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स इन दैट वे, राइट? ठीक है, चलो. सो आंसर विल बी व्हाट योर ए, राइट? अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक और नाम था. व्हाट वाज दैट? सर रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव और एक इंग्लैंड में एक जगह है जहां से ये ओरिजिनेट हुआ था. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यस, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नो, बट वेयर इट एक्चुअली ओरिजिनेटेड, किसी को याद नहीं है? बताया था कुछ वेस्ट, उसके बाद तो याद कर लो. वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? बताया था वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? ओके. सो कैबिनेट फॉर्म, पार्लियामेंट्री और वेस्टमिनिस्टर, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ठीक है. एनीवे, नाउ वी आर गोइंग टू डेमोक्रेटिक राइट्स व्हिच आर आवर लास्ट चैप्टर. वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एनीवे टुडे. सुनो अब ध्यान से. मान लो थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में देखा था. फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, राइट? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा देन जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वही, मतलब then there is no point of democracy, right? And that's why Election Commission of India's का जो role है that becomes very important, right? And in any democracy actually Election Commission plays a very important role, right? मान लो कि तुमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा भी दिया, राइट? इंस्टीट्यूशन डेवलप भी हो गए, गवर्नमेंट फॉर्म भी हो गई, राइट? बट व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद अगर मान लो गवर्नमेंट डिस्पोटिक हो जाए, मतलब उन्होंने अपने आप को उन्होंने मतलब इस तरह से अपने आप को एक तरह से क्या करके रखा था कि अपने जो इंटेंशन है उसको छुपा के रखे थे लोगों से, और जैसे ही उनके हाथ में सत्ता आई तो फिर उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया, राइट? लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान, राइट? अगर अफगानिस्तान में भी देखो तो तालिबान क्या बोल रहा है? तालिबान इज सेइंग कि वी विल गिव राइट्स टू वुमेन, राइट? दे आर सेइंग राइट नाउ. व्हाई सो? बिकॉज इतना ज्यादा अटेंशन अभी वर्ल्ड मीडिया का अफगानिस्तान पे, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, राइट? तो अभी वो लोग इस तरह से बोल रहे हैं. बट दे एड अ वर्ड, अगर तुम उनको क्लियरली सुनोगे तो अकॉर्डिंग टू द राइट्स गिवन इन व्हाट शरिया, राइट? ओके, व्हाटएवर द लॉ दे फॉलो. लेकिन ऐसा अगर तुम हिस्ट्री उलट के देखो तो तालिबान ने काफी ऑप्रेस किया है वुमेन को, राइट? ठीक है ना? तो वो अभी बोल रहे हैं, लेकिन जैसे वो पावर में आएंगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बेसिकली व्हाट दे विल एक्सप्लॉइट देयर पावर, राइट? सो इट कैन हैपन एनीवेयर, राइट? तो अगर ये कहीं भी हो सकता है तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास उस केस में भी सर्टेन राइट्स तो होने ही चाहिए. उसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा हथियार होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट पावर में भी आ जाए
फिर भी अगर वो चाहे भी डेस्पोटिक होना तो वो डेस्पोटिक होना, राइट? सो देयर एक्चुअली डेमोक्रेटिक राइट्स कम्स इन द पिक्चर, राइट? ठीक है ना? तो इंस्टीट्यूशंस बन भी गए बट स्टिल देयर आर सर्टेन राइट्स, आपके पास जो राइट्स हैं, राइट, उनको गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती, राइट? ठीक है ना? बेसिक राइट्स हैं। ओके, तो उन्होंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, मैं ब्रॉडली फटाफट जल्दी जल्दी बता दूंगा तुम्हें 3 एग्जांपल्स क्या हैं। एक तो उन्होंने बात की है प्रिजन इन ग्वांटानामो बे, राइट? नाउ वेयर इज दिस ग्वांटानामो बे? सो दिस इज व्हाट हियर इन क्यूबा। क्यूबा में देखोगे तो क्यूबा के इस टिप पे, सदर्न टिप पे, और सदर्न साउथ ईस्ट बोल सकते हो, साउथ ईस्टर्न टिप पे दिस ग्वांटानामो बे इज प्रेजेंट, राइट? अब वहां पे क्या होता था, 9/11 तुम लोगों ने सबने सुना होगा, राइट? आजकल तो काफी फिर भी न्यूज में, अगेन बिकॉज तालिबान केम इन पावर, जब से तालिबान का पावर में अफगानिस्तान में, राइट? 9/11 जब अटैक हुआ उसके बाद क्या हुआ, एक सर्टेन कम्युनिटी के लोगों को वहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट ने और उनके जो एग्जीक्यूटिव्स थे, उनकी जो अथॉरिटीज थे, पुलिस था, राइट, पुलिस डिपार्टमेंट्स वगैरह, उन्होंने अरेस्ट करना शुरू किया, राइट? और अरेस्ट करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने उन लोगों को यहाँ पे भेजा। दिस इज व्हाट यूएस नेवल बेस ग्वांटानामो बे। और वहां पे एक क्या था, बेसिकली प्रिजन था, और उस प्रिजन में सारे जो भी मतलब वायलेशन ऑफ human rights, you can say, that took place in that particular prison, right? And that was exposed, these all things were exposed by what? Amnesty International. तो Amnesty International एक human rights organization है, right? एक NGO कह लो, right? It's an NGO, right? And उन्होंने basically ये expose किया था. And Amnesty International is very important because they got Nobel Peace Prize also. If I'm not wrong, it's around 1977, right? So they got Nobel Peace Prize also. Nobel Peace Prize in 1977. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि एक चीज और, नोबेल पीस प्राइज जरूरी नहीं है कि पर्सन को ही मिले, वो ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हो जिसने सबसे ज्यादा, इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन या लोग, पीपल, एनीवन, द मैक्सिमम टाइम द वन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन हु गॉट नोबेल प्राइज मैक्सिमम टाइम्स, पता है तुम लोगों को? एनीवन who got 3 times, that particular organization got Nobel Peace Prize 3 times actually. So it's Red Cross. Red Cross. So Red Cross is again what? They got 3 times Nobel Peace Prize, 3 times Nobel Peace Prize. और बहुत ऑब्वियस है, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, और एक जब इनका 100 ईयर पूरा हुआ, तो मतलब एक 1963 में, राइट? एक 1963 में, एक वर्ल्ड वॉर 2 और एक वर्ल्ड वॉर 1. इनफैक्ट द वन हु एस्टैब्लिश्ड रेड क्रॉस सोसाइटी, हिज नेम वाज हेनरी डुनंट, सो ही गॉट द फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज, राइट, इन 1901. एनीवे, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, ठीक है? तो अगेन कम बैक टू एमनेस्टी, तो एमनेस्टी ने ये एक्सपोज किया था कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, राइट? ठीक, सो दैट मींस व्हाट, यूएस जैसी कंट्री देखो जो अपने आप को चैंपियन मानते, राइट, डेमोक्रेसी का, राइट, बट दे वर डूइंग सच थिंग्स, राइट, एंड इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट, यू कैन से, राइट? ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल. दैट मींस क्या कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी बेसिकली आपके राइट्स को वायलेट कर सकती है, राइट? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर तुम देखो सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया, जैसे सऊदी अरेबिया में क्या है आपका, तो सऊदी अरेबिया में बेसिकली व्हाट, वहां पे इज देयर डेमोक्रेसी इन सऊदी अरेबिया, और वहां पे व्हाट इज दैट, क्या है वहां पे सऊदी अरेबिया में, कौन है, क्या है? डेमोक्रेसी तो नहीं है, राइट? वहां पे किंग्स है, राइट? ठीक है ना, तो राजशाही कह सकते हो, राइट? जैसे एमबीएस के बारे में खूब सुनते होगे, मोहम्मद बिन सलमान, राइट? सो किंग इन मेकिंग, यू कैन से, ही इज नॉट द किंग, राइट? सो सऊदी अरेबिया में अगर तुम देखो, स्पेशली अगर तुम वुमेन राइट्स की बात करो, राइट, तो वुमेन राइट्स की बात करो तो वहां पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे, लेकिन अब मिस्टर दिस एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, ही इज टेकिंग मेनी डिसीजंस व्हिच इज प्रो वुमेन राइट्स, ओके, और बहुत सारे उन्होंने छूट दिए हैं, जैसे इनफैक्ट नाउ वुमेन कैन बेसिकली व्हाट ड्राइव द कार, अर्लियर उनके पास ये राइट नहीं था, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि पर्टिकुलर कंट्री में लाइफ हो लेकिन राइट्स ना हो, एंड यू सी लाइफ विदाउट राइट्स विल बी व्हाट, इट विल बी लाइक कि देयर इज नो पॉइंट ना, अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम कल बाहर नहीं जा सकते हो, राइट,
या फिर तुम अगर बाहर जाओगे तो एटलीस्ट तुम्हारे साथ एक मेल गार्जियन होना चाहिए. हाउ मच इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट? योर लाइफ विल बी लाइक हेल, राइट? सो दैट इज व्हाट लाइफ विदाउट राइट का उन्होंने सेकंड एग्जांपल दिया. जैसे इसमें एक और है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, बताता हूँ. जैसे कि इसमें अगर तुम देखोगे, हाँ कहाँ गया, non-Muslims resident can follow their religion in private but not in public. Every citizen is required to be Muslim. वैसे कहीं लिखा नहीं हुआ है, but it's you can say कि convention समझ लो एक तरह से. So every citizen is required to be Muslim. तो 2017 में क्या हुआ था, एक रोबोट को उन्होंने सिटीजनशिप दी थी सऊदी अरेबिया में, राइट? सो उन्होंने एक रोबोट को सिटीजनशिप दी थी. तो उस टाइम में काफी ये भी इशू आया था कि अच्छा रोबोट का क्या रिलीजन है बेसिकली, वेदर शी इज मुस्लिम और नॉट, राइट? So that was a kind of funny, you can say, or interesting, whatever you say, right? Okay. So this is what there are certain life without rights you can't even imagine, right? Okay. Next one is what उन्होंने not very much important for examination point of view. Life without rights का उन्होंने तीसरा एग्जाम्पल दिया कोसोवो का, right? Ethnic massacre in Kosovo, right? तो यूगोस्लोविया के बारे में बात करें, there is no such country exist like यूएसएसआर की तरह से. जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसी तरह से यूगोस्लाविया का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया था, राइट? एंड देयर मेनी कंट्रीज फॉर्म, 6 कंट्रीज एक्चुअली केम इन एग्जिस्टेंस आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया. तो उसी में क्या था बेसिकली, देखो यहाँ पे अगर इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, तो यहां से पढ़ते हैं कि जस्ट कंसिडर दिस स्टोरी फ्रॉम कोसोवो. दिस वाज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट्स स्प्लिट, राइट? In this province, the population was overwhelmingly ethnic Albanian, right? But in the entire country, Serbs were in majority. तो कोसोवो में बेसिकली अल्बेनियन मेजोरिटी में थे, बट पूरी कंट्री यूगोस्लाविया में सर्ब्स वेर इन मेजोरिटी, राइट? अब वहां से ऑफ कोर्स सर्ब्स मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने एक बंदे को सेलेक्ट किया. ही वाज अ वेरी सर्ब नेशनलिस्ट, दैट इज व्हाट मिलोसेविच, राइट? और मिलोसेविच ने क्या किया था, इन जो कोसोवो में जो अल्बेनियंस थे उन पे बहुत सारी एट्रोसिटीज की थी. इसका मतलब क्या है, देखो कि एक गवर्नमेंट चुन के आई, पहले वो शायद ना थी डेस्पोटिक, लेकिन जैसे ही पावर में आ गई दैट गवर्नमेंट बिकेम व्हाट डेस्पोटिक. मींस इन ऑल दीज, बाय ऑल दीज 3 एग्जांपल्स यू अंडरस्टैंड दैट इन अ डेमोक्रेसी राइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? ठीक है ना? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, यू कैन से. डेमोक्रेसी में बहुत तरह के राइट्स होते हैं. उसमें जो सुप्रीम राइट है, सुप्रीम राइट मतलब जो हायरार्की में सबसे ऊपर है, राइट? टॉप इन हायरार्की, राइट? topmost in hierarchy, that is what your fundamental right. Okay, मतलब इतना तो ये तो बेसिक राइट है, मतलब इसके बिना तो जिंदगी की कल्पना ही नहीं हो सकती है. यू कांट इवन इमेजिन, राइट, टू लिव, राइट? सो दिस व्हाट योर फंडामेंटल राइट्स. सो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें पढ़ना है. बेसिकली व्हाट दे आर, व्हाट टॉप मोस्ट इन हायरार्की. देयर आर अदर राइट्स आल्सो, अदर राइट्स जैसे तुम बोल सकते हो लीगल राइट्स, लीगल राइट्स. सो दैट इज व्हाट, बट आपको बस फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है, तो वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स. देखो राइट का हमारी कंट्री में कोई, एक्चुअली अगर तुम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, सो यू विल नॉट फाइंड कि एंशिएंट टर्म में हम राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं थे. हमारे टाइम में एंशिएंट अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, देयर द ड्यूटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसको धर्मा कहा जाता था, राइट? सो धर्मा और ड्यूटी basically what that was the utmost importance in society. Rights तो मतलब it was like, rights का कोई concept ही नहीं था अगर तुम ancient India में जाओ. So it was all about duty towards your nation, right? Okay. Right का जो concept आया वो basically World War II के बाद आया, right? जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हुआ, उसके बाद ये राइट का concept आया. और इसमें भी जो most fundamental rights, that means what top most in hierarchy and basic rights, जिसके बिना आप जिंदगी की परिकल्पना ही नहीं कर सकते, राइट? सो दैट इज व्हाट इज फंडामेंटल राइट. ओके, सो राइट्स इन डेमोक्रेसी में हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है, राइट? नाउ इसमें कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. एक बार पढ़ते हैं. सिटीजन वुड परहैप्स डिजायर अ सिस्टम वेयर सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड फेयर प्ले आर अस्योर्ड टू एवरीवन. ठीक है ना? इस अश्योरेंस को कैसे मिलेगा आपको, ये अश्योरेंस कैसे मिलेगा, राइट? So they might want, for example, that no one should be arrested without proper reason. Arrest से problem नहीं है. अगर मैं आपको suppose if I kill someone, then definitely I should get arrested because I am not good for the society, or people like me is not good for the society. But the problem is what कि आपका arrest जो हो वो reason के साथ हो. It must not be without proper reason. Otherwise, a government who is despotic can, misuse this particular what right. Okay.
एंड इंफॉर्मेशन. एंड इफ समवन इज अरेस्टेड, अगर मान लो अरेस्ट भी हो गया, राइट, ठीक है ना, he or she should have a fair chance to defend themselves in court of law, right? Okay. चलो एक बार देखते हैं क्या आंसर करते हैं, उसके बाद हम लोग लॉजिकली सोचो, इसको हम लोग पढ़ेंगे. वैसे तो अभी राइट्स का डेफिनेशन देखेंगे. तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राइट? पढ़ो आराम से और देखो, बताओ मुझे. अनरीजनेबल रीजनेबल क्लेम मेड बाय द पीपल, यस और नो, यही बता दो. चलो, दिस शुड बी यस और नो. राइट शुड बी अनरीजनेबल क्लेम. अनरीजनेबल मतलब समझ रहे हो? जिसका कोई नो, डेफिनेटली हर्षित, यस हर्षित, ईशानवी, अरजीत, राइट, ऑल आर सेइंग यस इट शुड बी रीजनेबल, इट मस्ट बी रीजनेबल, राइट. अनरीजनेबल का क्या मतलब है? ठीक है ना, कि मैं रात के 2 बजे फिर से वही जाऊं और चिल्लाऊं, राइट, ठीक है ना, या फिर किसी के मैं मतलब कि इट शुड बी रीजनेबल, राइट. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल. जैसे अगर तुम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, राइट, और मेट्रो में जोर जोर से तुम गाने बजा रहे हो, राइट, ठीक है ना, या फिर तुम मूवी देखने गए और उसके बाद क्या किया, वहां पे तुम स्पीकर लेके गए और नहीं मैं मूवी देखते मुझे गाना सुनना पसंद है, दैट्स नॉट, और बोल रहे हो नहीं ये मेरा राइट है. सो दैट इज नॉट योर रीजनेबल क्लेम, दैट इज अनरीजनेबल क्लेम, बिकॉज और लोग भी मूवी देखने आए तो उनके राइट्स को भी आपको क्या करना है, आपको रिस्पेक्ट करना है, राइट. सो इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल, राइट. तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया. एनीवे, राइट्स नीड नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी. This is also basically what? Wrong, right? Right, it must be recognized by the society, right? Right का recognition society, obviously right बनी, society का recognition बहुत important है. So right, it should be recognized by the society. तो मतलब ये भी गलत statement है. It's need to be recognized by the society. This is given in NCERT. मैं तुम्हें दिखाता हूँ. तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं. सैंक्शन बाय लॉ, यस, अदरवाइज क्या मतलब है? मैं तुम्हें बस बोल दूं, सपोज मोदी गवर्नमेंट बोल दे कि तुम्हें राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट, बोल दे, बोलने से क्या होता है, राइट, और उसके बाद तुम बोलो और उसके बाद तुमको जेल के अंदर कर दे, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि कहीं पे ये कोडिफाइड होना चाहिए भाई, कि हाँ ये मेरे पास राइट्स हैं, और अगर मेरे राइट्स का वायलेशन होता है, आई कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, आई कैन गो टू हाई कोर्ट, राइट, ठीक है ना. और हाँ, मैं ये मेरे पास कि ये राइट्स मेरे पास नहीं है, राइट. ओके, सो दैट मींस व्हाट? आंसर शुड बी व्हाट? यू 3. सो इट शुड बी सैंक्शन बाय लॉ. तो आंसर, हाँ, अगर नॉट नहीं रहता तो आंसर उस केस में बोथ 2 and 3 हो जाता, राइट. ठीक है, चलिए. तो वाटर राइट्स एक बार देखते हैं डेफिनेशन विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, और इसी को ब्रेक करके क्वेश्चन बना देंगे, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा. राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्संस. पहला, रीजनेबल, नॉट अनरीजनेबल, एंड दैट शुड बी व्हाट? रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी. That is the second part of the definition, and the third part is what? It must be sanctioned by law, right? तो ये important point है. इससे एक लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है, और that will be a good question, right? ठीक है, क्योंकि ये वाले पार्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि recognized by the society, right? So yes, it's it must be recognized by the society. देखो, सोसाइटी ये जो बन रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? हमने बनाया, राइट, मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया. So basically they were representing a society. अब एक सोसाइटी एक पर्टिकुलर वे में चलना चाहती है तो बाकी को क्या प्रॉब्लम है, राइट, ठीक है ना. So it should be recognized by the society, right? ठीक है. Now second, certain important points are there. एक बार फटाफट देख लेते हैं. Right are claims of a person over other fellow beings, over the society and over the government, right? ठीक है ना. Next, just because we claim something, it does not become our right. It should be what? It has to be recognized by the society we live in, right? When law recognizes some claims, they become what? Enforceable. मतलब केवल रिकॉग्निशन से काम नहीं चलेगा. There must be a law to protect those rights. अगर उसका वायलेशन होता है तो, right? केवल रिकॉग्निशन will not work. We can then demand their application. मतलब अगर वायलेशन होगा, then we can go to court and we can say कि okay, it's my right, it has been violated and please help me. Okay. When fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights. Right also perform a very special role in a democracy. Right without democracy is not a democracy in fact, right? ठीक है ना. तो डेमोक्रेसी अगर होगी तो राइट होगा ही होगा. There is a question also in NCERT, वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे. Right protects minorities from the oppression of majority, right? तो डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है. डेमोक्रेसी अगर मान लो कि there is no law, अगर कोडिफाइड नहीं है, so there is a possibility कि मेजोरिटी जो गवर्नमेंट बने, राइट, ठीक है ना, वो माइनॉरिटीज के राइट को क्या करे? आप ऑप्रेस करे, क्योंकि एट द एंड तो गवर्नमेंट कौन बना रहा है? मेजोरिटी ना. तो
आपको माइनॉरिटीज के भी राइट को प्रोटेक्ट करना है इन अ डेमोक्रेसी, राइट, देन इट विल बी अ ट्रू डेमोक्रेसी. अदरवाइज यू सी व्हेन प्रोबेबली तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा चैप्टर नंबर 10th में, जो चैप्टर नंबर 1 है, सॉरी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1, दे आर व्हाट बेसिकली व्हाट, वहां पे अगर तुम देखो तो उन्होंने श्रीलंका का एग्जांपल लिया है, और श्रीलंका में सीला कम्युनिटी जो है दैट इज व्हाट इन मेजोरिटी, उन्होंने क्या किया तमिल्स के साथ, राइट, उन्होंने उनके राइट्स को बेसिकली वायलेट कर, मतलब शुरू में, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसको, ठीक है ना. तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, उनके पास मेजोरिटी थी तो उन्होंने शुरू में ऑप्रेस किया वहां के तमिल्स को, राइट, और उसकी वजह से वहां एक सिविल वॉर चला फॉर अप्रोक्सीमेटली 26 years, राइट. ओके, सो माइनॉरिटी के भी राइट्स को आपको प्रोटेक्ट करना है, देन इट विल बी अ ट्रू डेमोक्रेसी, राइट. इसलिए देखो पाकिस्तान को हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कहते, व्हाई वी डोंट से दैट, राइट, ठीक है ना. और वी से कि इंडिया में डेमोक्रेसी इज व्हाट इन डेंजर बिकॉज देयर इज सम पीपल बिलीव दैट द यू नो rights of minorities what are in danger, right. Okay, so that is what in a democracy you have to protect the right of minorities also, right, that is very important. ठीक है. now rights in the Indian constitution, मैंने आपको बोला हमें जो पढ़ना है वो फंडामेंटल राइट पढ़ना है, दैट इज सुप्रीम राइट यू कैन से, राइट, फंडामेंटल राइट, जिसको मैं एफआर लिखूंगा. और एक क्वेश्चन मान के चलो कि पॉसिबिलिटी है या स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो पक्का तुम्हें देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना. सो वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, इसको मैं एफआर ही लिखूंगा, राइट. एंड मोस्टली फंडामेंटल राइट इज अगेंस्ट स्टेट, मोस्टली मैं बोल रहा हूं, राइट, ठीक है ना. मोस्टली इट्स राइट ऑफ सिटीजन, और राइट्स ऑफ पीपल बोल देते हैं, जरूरी नहीं है सिटीजन हो, राइट, राइट्स ऑफ पीपल, सिटीजन और नॉन सिटीजन, सिटीजन और नॉन सिटीजन. ये थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे हमें इतने डिटेल में नहीं जाना है. इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऐसा नहीं कि केवल सिटीजन्स को है, वो नॉन सिटीजन्स को भी है. कुछ फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन को है, सारे के सारे फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन को नहीं है, ठीक है ना. बट सर्टेन फंडामेंटल, जैसे राइट टू लाइफ है, तो राइट टू लाइफ नॉन सिटीजन को भी है और सिटीजन को भी है, राइट. सो मोस्टली इट्स राइट ऑफ पीपल अगेंस्ट व्हाट, गवर्नमेंट, अगेंस्ट स्टेट यू कैन से, राइट, अगेंस्ट स्टेट, ठीक है. अब ये क्यों राइट्स इंपॉर्टेंट हो गए, और व्हाई मैं बोल रहा हूं कि ये राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं. अगर मान लो सपोज मैं तुम्हें, अगर सपोज मान लो कि तुम मेरे घर में घुसो और अरे सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, आज तो सर की पिटाई करते हैं, ठीक है, तो सर ने नहीं अच्छा पढ़ाया, सर के घर में घुसे, सब खूब पीटा, करूंगा मेरे पास, अब मैं जाऊंगा पुलिस में और मैं बोलूंगा कि हाँ अरे सर मेरे को वंश ने बहुत पीटा है आज, नहीं तो अखिल ने पीछा है, अखिल, वंश और अरिजीत मेरे को मिलके पीटे, ठीक है ना, उन्होंने मेरी खूब धुलाई की, ठीक है. पुलिस आएगी तुम्हारे घर, पूछेगी तुमने क्यों किया है सर, राइट, ठीक है ना, किया भी कि नहीं किया, राइट. लेकिन मान लो कि अगर मेरे को स्टेट मेरे को ऑपरेस करे, राइट, यहाँ पे तो क्या है कि कोई सर्टेन स्टेट के बाहर का एंटिटी मेरे को मेरे राइट्स को वायलेट करवा रहा है, राइट, मेरे राइट्स का वायलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन एंटिटीज विच इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट. बट मान लो कल हो कि स्टेट ही ये काम करना शुरू कर दे, राइट, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव ही आए मेरे घर पे, मेरे को पीटना शुरू करते हैं, अब मैं कहाँ जाऊंगा, ठीक है ना, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस ही पीट रही है मेरे को, तो कहाँ जाऊं मैं. तो दैट मीन्स व्हाट कि इन दैट केस बेसिकली व्हाट वी नीड सर्टेन राइट्स. तो दैट इज व्हाट दीज आर द फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज बेसिकली अगेंस्ट स्टेट. अगर स्टेट आपके सर्टेन बेसिक राइट्स को अगर मान लो उसमें अगर स्टेट का इंक्रोचमेंट होता है, then you can go to the court and you can say कि state is basically what, violating my certain rights which are the basic rights which are more important for my survival. Without that human beings can't survive. जैसे right to life हो गया, right to freedom of speech and expression हो गया, ठीक है ना. तुम्हें बोलने की आजादी नहीं हो, वैसे जिंदगी का क्या करना जिसमें बोलने की आजादी ना, राइट, ठीक है ना, जहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो, राइट, वैसी लाइफ का क्या मतलब, there is no sense, राइट. जहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऐसी जिंदगी का कोई सेंस बनता है. So I hope you are getting why there is a need of fundamental right. And देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में ही आ गया फंडामेंटल राइट, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि पहले तो स्टेट के ऑपरेशन से हमें क्या करना है, लोगों को मुक्ति दिलाना है, ताकि ये ऑटोक्रेटिक स्टेट ना बने, इंडिया हमेशा एक डेमोक्रेटिक स्टेट रहे, राइट. तो हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने जो काफी विजनरी थे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, राइट, ठीक है, एंड दे मेड अ वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. ओके, सो दैट इज द नीड ऑफ फंडामेंटल राइट. आई होप यू आर गेटिंग, मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया दे दिया, ठीक है. चलो, इट इज मोस्टली अगेंस्ट स्टेट. और जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन को तो है ही है, कुछ फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन को भी है, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट, ठीक है ना, वो सब नॉन सिटीजन को भी. चलो अब देखो
फंडामेंटल राइट जो है बेसिकली दैट इज व्हाट योर एफआर, वो पार्ट थर्ड में है। अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन यूपी के स्टेज 1 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि पार्ट 3 इज व्हाट। तो पार्ट 3 क्या है तुम्हारा? फंडामेंटल राइट, या फिर शायद ये होगा कि फंडामेंटल राइट इज इन विच पार्ट, राइट। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। पार्ट 3 तुम्हारा क्या है? फंडामेंटल राइट, विच इज बेसिकली व्हाट योर आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ठीक है ना। आर्टिकल का रेंज मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, राइट, बट एटलीस्ट याद रखो, ठीक है। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 इज व्हाट योर फंडामेंटल राइट। उसमें जो आर्टिकल 12 है बेसिकली दैट एक्चुअली डिफाइन द वर्ड स्टेट, ठीक है। तो वो स्टेट को वर्ड को डिफाइन करता है, क्योंकि अगर तुम देखो तो ये राइट किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट है। तो पहले तो स्टेट को ही डिफाइन करोगे ना कि स्टेट क्या है भाई, ठीक है ना। तो उन्होंने उसमें स्टेट को डिफाइन किया। अगेन वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पस, बस ये ध्यान में रखो। और आर्टिकल 13 जो है, इस वर्ड को हमने पहले भी देखा था, जुडिशियल रिव्यू, राइट। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, इट्स अराउंड 1803। ये जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से आया, राइट, ठीक है ना। और जहां पे भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है दैट मींस व्हाट, देयर द कोर्ट इज वेरी वेरी पावरफुल। वहां पे जुडिशियरी बहुत पावरफुल है। यू जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे पास कुछ भी हो रहा है और तुम बोल सकते हो कि आज मैंने पेपर देखा, अच्छा ये तो गलत हो रहा है, आ जाओ कोर्ट में, ठीक है ना, लाइक दैट, राइट। या फिर दैट मींस व्हाट कि सुओ मोटो। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब हो गया कि अगर कोई लॉ बनाती है, राइट, पर्टिकुलर मान लो कि लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बना रही है, राइट, तो उन लॉज को तुम क्या कर सकते हो? उनको रिव्यू कर सकते हो वेदर दैट इज व्हाट in line with the principle of Indian constitution or not. So that means what, judicial review give enormous power to what, Indian judiciary, right? और आर्टिकल 14 से आ जाते हैं। तो देखो आर्टिकल 14 से 18 अगर तुम देखोगे, राइट, आर्टिकल 14 से 18 यहीं पे देख लेते हैं नोट्स में ही, आर्टिकल 14 से 18। तो ये एक डायग्राम तुम्हारा बना हुआ है, दिस डायग्राम इज देयर। तो ये तुम्हारा क्या, आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। आर्टिकल 14 टू 18 वैसे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। देन क्या है तुम्हारे पास, आर्टिकल 19 टू 22, दैट इज व्हाट, राइट टू फ्रीडम। क्वेश्चंस कैसे आए हैं अभी दिखाता हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, राइट। तो आर्टिकल 19 टू 22 इज व्हाट, राइट टू फ्रीडम, राइट। उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, 23 24 दैट इज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, राइट, आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एक एक करके डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा बस, ठीक है। आर्टिकल 29 30 दैट इज व्हाट योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये तुम्हारे पास 5 राइट्स हो गए। और इन 5 राइट्स का अगर तुम्हारे पास वायलेशन होता है तो तुम जो कोर्ट में जा सकते हो, दैट बेसिकली व्हाट, तो इन 5 राइट को जो प्रोटेक्ट करता है एक राइट, वो भी एक फंडामेंटल राइट, दैट इज व्हाट योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, यू नो, ही सेड कि आर्टिकल 32 इज बेसिकली व्हाट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज, कोई बताएगा? पढ़ा चुका है मैंने, क्लास में मैंने बताया है। एनीवन? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज व्हाट बेसिकली? यस, सॉरी, इट्स हर्ट एंड सोल। एक्सीलेंट, राइट। So it's heart and soul of Indian Constitution. This word is written in your NCERT, right? Heart and soul of Indian Constitution, right? ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आर्टिकल 31 आप खा गए, राइट, ठीक है ना। आपने 29 30 के बाद 32 पे चले गए। देखो आर्टिकल 31 क्या था बेसिकली, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है ना। राइट टू प्रॉपर्टी, एंड राइट टू प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट, इट वाज अ फंडामेंटल राइट, बट इट्स नॉट नो मोर। तो एक्चुअली क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, मतलब पहले कितने फंडामेंटल राइट थे? इनिशियली तुम्हारे पास क्या थे, 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ, एक राइट टू प्रॉपर्टी को माइनस कर दो, राइट टू प्रॉपर्टी को आप माइनस कर दो। सो नाउ वी हैव व्हाट, 6 फंडामेंटल राइट। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट वी हैव, राइट। सो देयर आर व्हाट, 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट योर, दिस इज व्हाट योर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ है? दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आर्टिकल 300 क्लॉज ए, राइट, ठीक है। तो आर्टिकल, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ दिस इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है,
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब क्या फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? मतलब तुम ये भी बोल सकते हो कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट। मतलब ऐसे बोल सकते हो तुम कि ये अगर तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट विद इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट, तो यहां पे एक तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज व्हाट योर फंडामेंटल राइट। तो बोल सकते हो कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है। और यहीं पे अगर तुम देखो तो 78 में क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को इस बॉक्स से हटा के यहां डाल दिया गया। सो दिस इज बेसिकली व्हाट राइट टू प्रॉपर्टी, राइट विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट विच इज नॉट फंडामेंटल राइट। ओके, बस तो ये हो गया। और आर्टिकल 33, 34, 35 देखो, आर्टिकल 33 बेसिकली मिलिट्री रूल्स के बारे में बात करता है। राइट, मिलिट्रीज जो मिलिट्री पर्सन्स हैं उनको सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है। राइट, ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन फॉर दैट, राइट, कि उनको सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है। तो और कहीं अगर मान लो कि गवर्नमेंट अगर कोई कहीं पे कुछ इमरजेंसी टाइप का प्रोविजन लगाती है, राइट, ठीक है ना, या फिर कहीं पे मिलिट्री रूल हो गया, उस केस में भी तुम्हारा क्या है कि उस केस में भी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। दैट बेसिकली व्हाट आर्टिकल 34। एनीवे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस मोटा मोटी याद रखो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास। एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट नाउ। ओके, ठीक है, चलिए ना, राइट टू इक्वालिटी अब तुम्हें पता होना चाहिए, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं इस पे कि राइट टू इक्वालिटी जो बेसिकली है दैट इज व्हाट योर फर्स्ट फंडामेंटल राइट विच इज आर्टिकल 14 to 18, राइट। वो कौन कौन से हैं फंडामेंटल राइट, मतलब उसमें क्या क्या आता है। तो राइट टू इक्वालिटी में क्या आता है, एक तो राइट टू इक्वालिटी आता है, राइट टू इक्वालिटी मतलब दैट इज व्हाट रूल ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब सारे लोग सेम है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट योर राइट टू इक्वालिटी। इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली, मतलब गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है ऑन सर्टेन बेसिस, लेकिन केवल उसी बेसिस पे। ये तुम्हें याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से बेसिस है, एक तो तुम ऐसे याद रख लो CRR, राइट, CRR कैश रिजर्व रेशियो, और जैसे भी, और SP, दिस इज व्हाट योर SP मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऐसे याद कर सकते हो। तो CRR SP ऐसे याद रख लो। सो दिस इज व्हाट योर कास्ट, दिस इज रेस, दिस इज रिलीजन, ये हो गया तुम्हारा सेक्स, और ये तुम्हारा हो गया प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इन ग्राउंड्स पे बेसिकली व्हाट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। इन ग्राउंड्स पे तो गवर्नमेंट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर। मैं फिर से बोल रहा हूं, द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, इन पॉइंट्स पे नहीं कर सकते हो, राइट, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं एज, हाँ बिल्कुल एज पे डिस्क्रिमिनेशन है। तुम बोलोगे कि सर मैं तो 18+ मैं हुई नहीं, तुम लोग अभी 10th में हो, आई एम श्योर तुम लोग का 18 से कम ही होगा, राइट। सो दैट मींस व्हाट, तुम्हारे पास राइट टू वोट नहीं है तो तुम बोलोगे डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है ना। राइट टू वोट इज बेसिकली वो 18+ के लिए, लोगों के लिए। सो ऐसा नहीं बोलोगे कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है बिकॉज यू डोंट हैव राइट टू वोट, राइट, ओके, बिकॉज एज इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। सो इट इज रिलीजन, रेस। हाँ, अगर तुम बोलो कि 21 ईयर अगर तुम मेल हो तभी तुम्हें राइट टू वोट मिलेगा, फीमेल हो तो नहीं मिलेगा, राइट। सो दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, यू कैन से कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट रिजर्वेशन तो तुम लोग को पता ही होगा, राइट, ठीक है ना। आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। of this kind are not a violation of right to equality। तो ये ध्यान में रखना, this statement is given in NCERT। तो ये मत सोचना कि reservation is basically a violation of what right to equality। वैसे एक चीज और मैं बताऊं, there is no such word in Indian constitution like reservation। reservation नाम का कोई word नहीं है। so there the word is basically what, अगर तुम reservation देखोगे so the word is affirmative action, right। so affirmative एक्शन, राइट। मतलब ये थोड़ा सा पॉजिटिव एक वाइब देता है, एफर्मेटिव एक्शन, मतलब जो सदियों से कुचले गए हैं, दबाए गए हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो सो दैट दे कैन आल्सो ज्वाइन द मेन स्ट्रीम, राइट।
रिजर्वेशन थोड़ा सा नेगेटिव वो एक देता है पॉइंट व्यू, राइट, ठीक है ना। अफर्मेटिव एक्शन थोड़ा पॉजिटिव लगता है। जैसे अगर तुम दिल्ली मेट्रो में अगर तुमने ट्रैवल किया होगा तो वहां पे तुम देखोगे डिसेबल्ड नहीं लिखा होता है, डिसेबल्ड वर्ड तुम नहीं देखोगे, ठीक है ना। वहां पे तुमने देखा होगा डिफरेंटली एबल्ड, मतलब दे आर व्हाट, दे आर एबल इन सम डिफरेंट वे। सो दैट्स अ डिफरेंटली एबल्ड अच्छा लगता है ना थोड़ा, मतलब वो थोड़ा डेरोगेटरी नहीं लगता है डिफरेंटली एबल्ड, बट डिसेबल थोड़ा सा डेरोगेटरी वर्ड लगता है। एंड इन दिल्ली मेट्रो अगर तुम ट्रैवल किया होगा तो तुमने वर्ड देखा होगा डिसेबल नहीं लिखा होता है, जहाँ पे जो कुछ सीट्स जो रिजर्व होती हैं तो वहां पे तुमने डिफरेंटली एबल्ड, या कभी ट्रैवल करो तो देखना ध्यान से, डिसेबल नहीं, वहां पे डिफरेंटली एबल्ड लिखा होता है। एनीवे, सो द वर्ड रिजर्वेशन इज नॉट देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज बेसिकली व्हाट योर affirmative action, right? Now, the next one is what practice of untouchability, which is what your Article 17. तो ये भी देखना है कि abolition of untouchability comes under right to equality. So this is a part of what right to equality, right? So abolition of untouchability, which is basically what your Article 17. अब इसको ध्यान से सुनना. What is untouchability? Untouchability का मतलब ये होता है, हमें लगता है कि अच्छा किसी को छूना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। अनटचेबिलिटी केवल ये नहीं है कि किसी को टच नहीं करना है, राइट। पढ़ते हैं इसको, देखो। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। अनटचेबिलिटी हियर डज नॉट ओनली मीन रिफ्यूजल टू टच, डज नॉट ओनली मीन people belonging to certain caste. It refers to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth and certain caste labels. So that is basically what your practice of untouchability, right? And the last one is what? Abolition of titles, right? Except military and academic. जैसे तुम बोलोगे डॉक्टर भी तो टाइटल है, but that is what academic title, fine. Major, right? These are what titles. Titles मतलब कि titles, military titles they can work, right? Academic titles work, but उसके अलावा नहीं। जैसे father of nation, there is no father of nation in this country, right? महात्मा गांधी is not the father of nation, right? ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस हुआ, ठीक है, 2019 के स्टार्टिंग में एक यूपी लखनऊ की एक बच्ची थी, उसने पूछा कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वेदर महात्मा गांधी इज फादर ऑफ नेशन और नॉट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये स्टेटमेंट आया था बेसिकली, राइट, ठीक है, कि नहीं, ही इज नॉट द फादर ऑफ नेशन, राइट, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो लोगों ने बोला कि अरे गांधी जी को आप कैसे नहीं बोल सकते हो फादर ऑफ नेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इसी आर्टिकल, जो तुम्हारा आर्टिकल 18 है, उसका हवाला देते हुए कहा कि देयर इज नो एबोलिशन ऑफ टाइटल, हमने टाइटल्स एबॉलिश कर दिए। और वैसे भी महात्मा गांधी का स्टेटस इन सबसे ऊपर है, राइट, ही इज अबव ऑल सच टाइटल्स, राइट, ठीक है। तो दैट इज व्हाट एबोलिशन ऑफ टाइटल। तो दो वर्ड याद रखना, एक एबोलिशन ऑफ टाइटल दैट कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी, abolition of untouchability that comes also right to equality. Not all titles are abolished, all titles are abolished except military and academic, right, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर करता है। ध्यान से पढ़ो, and that will be a good question if it comes. Which among the following is not true about right to equality? Not true बोल रहा है, right? वैसे तो मैंने not को बोल्ड कर दिया है, right? But reservations are, Shivam is saying 1. Okay, good, Shivam, thank you for the response. Good. Anyone else? Reservation are violation of the right to equality? ना, तो वैसे तो 1 हर जगह है, राइट, ठीक है ना। हर्षित is saying D, 1, 3 and 4, right? Okay, not है बच्चा, not, it's not. एक क्वेश्चन कर लो इसका, देख एक स्टोरी सुनाऊंगा इसके बाद। हाँ, क्या बोल रहे हो? इसका नहीं, दक्ष क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो प्लीज, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? मेरे को सिर्फ ए लग रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, हाँ, जिसको ए लग रहा है सही लग रहा है, बिल्कुल एकदम सही जा रहे हो। अरजीत वेरी गुड, यस, शुभम वेरी गुड, आंसर इज ए, राइट। एक बार पढ़ते हैं। दिशा एक्सीलेंट, यस, ठीक है ना। उर्वी वेरी गुड बच्चा। So that is what answer is A, right? ठीक है, देखते हैं। Reservation are violation of the right to equality? No, it is not, right? ये तो तुम्हारे NCERT में लिखा हुआ है। So it is not the violation of right to equality, right? Government shall not discriminate against any citizen on grounds only. ध्यान से पढ़ना। Religion, fine. Race,
एज बताया था नहीं, CRRSP राइट, एज तो था ही नहीं, कास्ट था, सेक्स था, प्लेस ऑफ बर्थ था. So again, second is also a wrong statement, right? Age is not there, it's caste. It consists of abolition of untouchability and abolition of all titles, right? Oh, this is also wrong. Oh, sorry. So answer will be C. It will not be A, right? All titles नहीं बच्चा बताया ना, abolition of titles except what? Educational and military, right? Yes, yes. C कौन बोल रहा था? Very good. C कौन बोल रहा था? I'm sorry, I missed that word. All right. Anyway, C कौन बोल रहा था? Somebody said C actually. but मैं देख नहीं पा रहा हूँ. अच्छा, दिशा ने कहा था थर्ड. दिशा ने फिर आंसर चेंज कर लिया बच्चा. नो सर, मैंने ए कहा था. अच्छा, ए कहा था. गुड गुड गुड. समृद्धि ने सी कहा था, राइट? ठीक है ना. एनीवे, ओके, गुड गुड. एनीवे, ए तो चलो सही है ही. एक एबोलिशन ऑफ ऑल टाइटल, राइट? ठीक है ना. सो ऑल वर्ड है. अब तो ये मत बोलो, अब तो आंसर क्या हो जाएगा? सी. इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज प्लेस्ड इन पार्ट 3 आर्टिकल 14 to 18. ये तो सही है. सी होगा ना. ऑल टाइटल्स नहीं ना बच्चा. एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड व्हाट एकेडमिक, रिटन इन एनसीईआरटी क्लियरली, राइट? ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ. चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, राइट? What about Indian society? Is there any equality in our society? There's huge discrimination, right? Huge discrimination on the basis of, you know, all possible things, whatever you can imagine, right? Are we equal really, right? All the 137 crore people are equal? I mean, it's not possible also, right? We are not, right? ठीक है ना? And if you see, अगर तुम लोगों ने कोविड टाइम में देखा होगा, राइट? तो कोविड में तुम्हें जस्ट एक स्टोरी सुनाता हूँ, राइट? एंड सो दैट अगेन वी विल गो बैक, राइट? इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, राइट? you will get to learn something from here. ठीक है. तो अगर तुम देखोगे बेसिकली कि कोविड टाइम में तुम लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ेस देखे होंगे कि लोगों ने क्या किया कि दिल्ली से वो लोग यू नो दे वर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यूपी, सर्टेन पार्ट्स ऑफ यूपी एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ बिहार ऑन बेयर फुट. पैदल जा रहे थे वो लोग, राइट? एंड मेनी पीपल डाइड आल्सो इन बिटवीन. So you see what happened जब लॉकडाउन लगा था, राइट? आई थिंक 24th और 23rd ऑफ मार्च को लास्ट ईयर, राइट? गवर्नमेंट ने इमीडिएटली लॉकडाउन लगाया, लोग जा रहे थे और कई लोग मरे. तो मतलब ऐसा लगता हो कभी कभी तुम लोग भी सोचते हो कि भगवान है ना, जो लोग गरीब हैं, राइट, उनको और कष्ट देते हैं. नहीं ऐसा लगता है तुम लोग? द वन हु इज पुअर आर मोर, यू नो, उनको ज्यादा प्रॉब्लम है. जो कमजोर है उसको और कमजोर बनाया जा रहा है, नहीं? ठीक है ना. जैसे अगर तुम देखोगे इनइक्वालिटी भी बढ़ी है. जो अमीर है, yes, Suryanshu, yes, it's true in some way, right? But you know, that is the rule, you can say. You have to accept this part, and that's why I will say to all of you, be strong. कैसे strong बनोगे? पढ़ के, मेहनत करके, knowledge gain करके, right? So that you can do, because you all are very sensible, right? And suppose if the power will be in your hand, your generation is very much sensible. I think, I personally, I have tremendous faith in your generation, right? You guys are going to work very good for this country. Yes, the gap between rich and poor is widening, right? ठीक है ना? You know, I would not take the name, but you know, one of the अभी ऑनलाइन में अगर तुम बात करो एजुकेशन की, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ. और फाइन, you know, it's don't go in that territory because this particular video will go on YouTube also, right? Fine. So रहने दो इसको. क्लास में रहता तो बताता तुम. Anyway, right? Because there are some faces with whom I worked closely, right? ठीक है ना? And they're doing good things, right? Good jobs. I'm not saying it was nothing negative, right? ठीक है ना? So anyway, leave it. So मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो कि जनरली सोसाइटी में क्या होता है, जो लोग गरीब होते हैं ना, उनको और गरीब, मतलब जो पिछड़े हैं उनको और पिछड़ा बनाया जा रहा है, राइट? ठीक है ना? तो एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मण जी और राम जी जब वनवास में गए, राइट? तो माइथोलॉजिकल थोड़ा सा स्टोरी है, बट अच्छी स्टोरी है, ठीक है ना? तुम्हें सुन के अच्छा लगेगा, राइट? सो यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी, राइट? दैट्स द रियलिटी, बैड रियलिटी, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? तो क्या हुआ कि तो जब ये वनवास में गए तो वहां पे क्या होता था, चूल्हा वूल्हा बनाते हैं ना, ईंट का जो चूल्हा बनता है, राइट? गांव में अगर तुम गए होगे तो देखे होगे, अभी भी लोग यूज करते हैं, ईंट का चूल्हा होता है, राइट? उसको मिट्टी से चारों तरफ से वो करके और फिर उसमें फ्यूल के रूप में वो जो वुड्स होते हैं वो यूज करते हैं, राइट? ठीक है. तो चूल्हा बन गया और चूल्हा बना हुआ था, खाना पीना, सीता मैया खाना बनाई और
लक्ष्मण जी खाना वाना खा के सब लोग बैठे बैठे तो बात चल रही थी। लक्ष्मण जी सेवा कर रहे थे राम जी का। उसके बाद पूछे, एक सवाल उनके मन में आया कि भगवान आप बताओ, आप तो भगवान हो, राइट? ठीक है ना? सो if you don't believe in God, it's fine, right? It's just a story, right? I also don't believe in God, right? ठीक है ना? If your God is somewhere else, right? I mean, हो सकता है तुम राम में बिलीव करते, हो सकता है अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, राइट? यू नो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और तुम्हें कुलम्स लॉ अच्छा लगता हो तो तुम उसी को भगवान बना दियो, राइट? ठीक है ना? वॉट एवर इट इज, राइट? एनीवे, तो राम जी ने, हाँ, तो लक्ष्मण जी ने क्या पूछा कि भगवान एक बात बताओ कि आप तो इतने ताकतवर हो, आपके पास इतना पावर है, राइट? ठीक है ना? और ये जो गरीब लोग हैं उसको आप, वो लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना? वो लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं और उनको आप सबसे ज्यादा परेशानी देते हो। मतलब ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी इनके लिए रोटी भी एक तरह से जुटाना इनके लिए क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो राम जी बोले कि ठीक है, इसका आंसर मैं तुम्हें ना आज नहीं कल दूंगा, कल बैठना तो कल बताऊंगा तुम्हें। कल फिर वही खाना वाना बना, आराम से खा पी के बैठे। लक्ष्मण जी बोले कि बताओ। तो राम जी बोले कि अच्छा लक्ष्मण, फिर तो होता नहीं है कि तुम लोग कभी टीचर से पूछे कोई सवाल और टीचर ने बोला कि अच्छा कल, फंस गया इससे तो मैं पूछ के ही रहूंगा अब, ठीक है ना, क्योंकि ये फंस गया है ठीक है ना? तो ऐसा ही लक्ष्मण जी को भी लग रहा था कि भगवान आज फंस गए हैं। वैसे तो इनके पास हर साल को सवाल का जवाब है, लेकिन इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, ये फंस गए हैं, छोड़ने वाले तो है नहीं हम इनको। अगले दिन क्या हुआ, चूल्हा टूट गया, ठीक है? चूल्हा टूट गया तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण पहले चूल्हा बना लो, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद आज मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा पक्का। तो लक्ष्मण जी खूब इंथो में गए वहां पे बगल में, और चूल्हा टूट गया था तो बगल से खंडर से 4-5 ईंट ले आए और उन्होंने क्या किया, फटाफट चूल्हा बना दिया, फटाफट खाना बना, खा पी के बैठ गए। तो राम जी ने बोला, फिर लक्ष्मण जी बोला कि बताओ उस सवाल का जवाब, राइट? क्या है आंसर, ठीक है ना? तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुमने पहले ये, तुम पहले बताओ कि तुमने क्या किया चूल्हा बनाने में, मतलब जो चूल्हा तुम बनाए तुमने किया क्या उसमें? तुम गए खंडर से 5 ईंट ले आए, राइट? क्यों खंडर से 5 ईंट लाए? हो सकता था तुम महल तोड़ के ले आते, राइट? तो तुमने भी तो वही किया जो मैं करता हूं, जो ऑलरेडी टूटा पड़ा है उसको तुमने और तोड़ दिया, राइट? तुम महल तोड़ के भी 4 ईंट ला सकते थे, बट ऐसा तुमने नहीं किया, राइट? ठीक है ना? तुमने भी वही किया जो मैं कर रहा हूं। तो दैट इज व्हाट, मतलब वो एक तरह से कह लो कि सही है गलत है पता नहीं, राइट? ऑब्वियसली गलत है, राइट? ठीक है ना? बट दैट इज हाउ द सोसाइटी फंक्शंस, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड यू ऑल वर्क हार्ड सो दैट यू बिकम स्ट्रांग, और कोई तुम्हें ऐसे ना तोड़ पाए, राइट? ठीक है ना? सो दैट वाज द स्टोरी। एनीवे, कम बैक। तो आंसर तो इसका सी हो जाएगा, राइट? चलो, अनटचेबिलिटीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन आंसर करता है, फटाफट बताओ। रिफ्यूजल टू टच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट refers to any belief or social practice which looks down upon people on account their birth with certain caste labels. Both 1 and 2, none of the above. Would be Arjit, Shivam, Subham, Daksh, Harshit, Disha, Shrishti, everyone, Siddhant, Akhil, very good, excellent, Tanay. The third is the correct answer, right? ठीक है ना? तो देखो वहां पे एक लॉ, मतलब जो ये अनटचेबिलिटी है इसको कैसे एबॉलिश करना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है लॉ बनाने का। उन्होंने लॉ का नाम नहीं दिया है, तो जस्ट फॉर एन एडिशनल इंफॉर्मेशन रख लो, जरूरत नहीं है। 1955 में एक लॉ बना था, दैट इज व्हाट अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। लॉ इतना, मतलब इट वाज लाइक कि इट डिडंट वर्क वेल, तो 1976 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ, बट तभी ये ढंग से वर्क नहीं कर पाया, तो एक नया लॉ बनाया गया, एंड जो प्रेजेंट एट प्रेजेंट टाइम यही एग्जिस्ट करता है, दैट इज व्हाट Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989, right? So this is the law which basically what abolishes untouchability, और untouchability अगर कहीं पे हो रहा है तो that is a crime under this law, right? ठीक है ना? तो गवर्नमेंट उसको पनिश कर सकती है, एग्जीक्यूटिव, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में बेसिकली क्या है, जैसे एक राइट टू फ्रीडम हमें दिखता है बस राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं, बहुत सारे राइट है इसमें। राइट टू लाइफ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट राइट टू फ्रीडम। सो दिस what you're basically you can say article 19 to 22। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट कि राइट, अगर तुम आर्टिकल 19, दिस इज व्हाट क्लॉज 1 एंड दिस इज व्हाट क्लॉज ए है, ये बी है तुम्हारा, ये सी है, ये डी है, ये ई है, राइट? और ई के बाद अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो दैट इज व्हाट जी। कैन यू शो लास्ट स्लाइड? यस शिवम, आई कैन। बताओ क्या डाउट है इसमें?
इज एनी डाउट? स्लाइड तो अच्छा लास्ट क्लास का भी मैंने शेयर नहीं किया, आई विल शेयर दैट राइट, ठीक है ना, मैं दोनों आज ही शेयर कर दूंगा। कोई डाउट है शिवम? नो, फाइन। अब तुम बोलोगे एफ कहां चला गया सर? तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज देयर, राइट, ठीक है ना, राइट टू प्रॉपर्टी वाज हियर आल्सो इन आर्टिकल 31 आल्सो, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। तो एफ जो था बेसिकली यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी भी था, मतलब यहाँ जो राइट टू प्रॉपर्टी थी बेसिकली कि तुम एक्वायर के सेंस में था, दिस वाज व्हाट, तुम कहीं पे भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो और वहां पे स्टेट तुमसे प्रॉपर्टी छीन सकता है, तो दैट वाज इन आर्टिकल 31 एनीवे। So this is what right to property, but it is not now the part of what fundamental right. So after E you will find G. Now, so these are what the 6 rights, and these are not absolute rights, right? याद में रखिएगा, right to freedom is not absolute. Right to freedom of speech and expression is not absolute. So they are not absolute. There are certain reasonable restrictions are there, right? And reasonable, not unreasonable. Right? So reasonable restrictions are there, right? Are there, right? So reasonable restrictions हैं आपके पे। तो this is what you now. Freedom is not unlimited license to do what one wants. Accordingly, the government can impose certain reasonable restrictions on our freedom in the larger interest of the society, right? ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम में सेकंड जो हो जाता है तुम्हारा वो राइट टू लाइफ है। तो क्वेश्चन कैसे आया है अभी तक जो आया है तुम्हारे स्टेज 1 और स्टेज 2 में कि राइट टू लाइफ इज अ पार्ट ऑफ विच, तो इस तरह से पूछ लेंगे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे, राइट। तो राइट टू फ्रीडम इज बेसिकली व्हाट, उसी में आर्टिकल 21 देखोगे क्योंकि 22 तक है, सो इट इज व्हाट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज व्हाट राइट टू लाइफ इज आल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, ठीक है। Okay. Now, Article 21A that was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002. ये कुछ अमेंडमेंट एक्ट जो मैं तुम्हें नोट्स में दे रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो 86th Constitutional Amendment Act 2002 that is what important, जिसके थ्रू आर्टिकल 21A ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 years, राइट। और राइट टू एजुकेशन इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट आया, दैट इज व्हाट, एंड दिस वाज अगेन यू नो स्टेज 1 में यूपी के डायरेक्ट क्वेश्चन था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट। तो राइट टू एजुकेशन बेसिकली व्हाट, आरटीई एक्ट, आरटीआई नहीं, आरटीआई 2005 में आया, आरटीई ये कब आया है, 2009 में, ठीक है ना। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट। Article 22 is what? वही protection against arrest and detention in certain cases, right? Okay. So this is what your right to freedom हो गया। ये सब यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेना, not that important, एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। Next, right against exploitation, that is what your Article 23 and 24। तो उसमें 2 rights हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना है, एक prohibition of traffic in human beings and forced labor। forced labor मतलब क्या, बेकारी टाइप, मतलब कि forced labor in the sense कि तुम्हें जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है और उसके इसमें या फिर तुम्हें बहुत ही लो वेज मिल रहा है या फिर तुम्हें वेज मिल ही नहीं रहा, राइट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, नो वन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ व्हाट 14, राइट। तो उसमें एक वर्ड तुम्हारी एनसीईआरटी यूज करती है, बेगार, राइट। सो व्हाट इज दैट? बेगार इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज or at a nominal remuneration, right? So that comes under, you can say, forced labor, right? Bega, okay. When this practice takes place on a lifelong basis, it is called the practice of what? Bonded labor, बंधुआ मजदूर का कॉन्सेप्ट सुना होगा तुमने, राइट। और एक लॉ है, वैसे लॉ के बारे में एनसीईआरटी नहीं बोलती है, जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला उन्होंने, फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, ठीक है ना। No one can employ a child below the age of 14, ये ध्यान में रखना है तुम्हें, age to work in any factory or mine or any other hazardous work, right, such as railways and ports, right, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि मम्मा तुम्हें सब्जी लेने नहीं भेज सकती, आज शाम में अगर सब्जी लेने भेजा माँ ने तो बोला कि नहीं तुम तो मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही हो, ठीक है ना, अभी मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाऊंगा और सो दिस इज व्हाट नॉट द वायलेशन ऑफ योर राइट, ठीक है ना। तो यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स, और ये लेबर नहीं है, नहीं चाइल्ड लेबर नहीं है, राइट। होता है ना आजकल के बच्चे बोलते हैं कि ये तो मतलब हम लोग मजदूरी करवा रहे हो आप, ठीक है ना। सो
Anyway, using this as a basis, many laws, कौन सा law? ये एक law है. There are other laws also. That is what Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. There are other laws also, जैसे Factories Act है 1948 का. There are many other laws. Question तुम्हारे लिए इतना important नहीं है. Okay. Now, right to freedom of religion. तो एक बार बस इसमें कुछ important points देख लेते हैं. तो that is what your Article 25 to 28, right? ठीक है ना? That is what your fourth right. Every person has a right to profess, practice and propagate the religion he or she believes in, right? Every religious group or sect is free to manage its religious affairs, right? A person is free to change religion on his or own will, right? Forcefully nahi, forced conversion is not allowed. But yes, agar tumhara will hai, you can, you have right to change your religion, right? The government cannot compel any person to pay any taxes. These are the points from NCERT. So itna point tumhe pata hona chahiye, that will be more than sufficient, right? For the promotion or maintenance of any particular religion. There shall be instruction in the government educational institution. तो कोई अगर educational institution government funded है, right? ठीक है ना? There should not be कोई वहाँ पे religious instruction नहीं होना चाहिए, right? And in educational institution managed by private bodies, no person shall be compelled to take part in any religious instruction. तो तुम बोलोगे सर जो religious minorities है उनका क्या? उनको अगर मान लो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करके रखना है, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी, राइट? उनके नंबर्स बहुत कम है. तो अगर उनके नंबर्स कम है तो मान लोगे कि एक टाइम के बाद क्या होगा, मे भी हो सकता है कि बहुत कम लोग रह जाएं. तो उनके धर्म को या फिर उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा दिया गया राइट. यस, दैट इज व्हाट द नेक्स्ट राइट. यू सी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. तो ये माइनॉरिटीज को है, राइट? यू सी, इट इज द लैंग्वेज. और माइनॉरिटीज मतलब केवल नंबर में नहीं, ठीक है ना? नंबर में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है एक सर्टेन एरिया में कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाला पर्सन भी हो, मतलब वहां पे उस लैंग्वेज को बोलने वाले बहुत कम हो सकता है वो हिंदू रिलीजन को ही हो, बट दे आर ऑल्सो व्हाट माइनॉरिटी. तो माइनॉरिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि रिलीजियस माइनॉरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? इट कैन बी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑल्सो, राइट? सो लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज दैट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन. तो उनके लिए ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया गया. दैट इज व्हाट आर्टिकल 29 एंड 30. ठीक है? Any section of citizens with a distinct language or culture have a right to conserve it, right? If they're in minority and if they think that their culture is in danger, because बहुत कम लोग हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना है. So they have their right in this particular part of Indian Constitution. Admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language, right? ठीक है? But minorities में ऐसा हो सकता है. All minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice. तो वहां पे वो एक certain जो भी minority institution होगा, तो वो अपने जिस कास्ट या जिस रिलीजन को वो बिलोंग करते हैं उनके लिए वो वहां पे उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, राइट? ठीक है? दैट इज द मीनिंग ऑफ द लास्ट. बट ऐसा गवर्नमेंट एड जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर गवर्नमेंट एड इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं हो सकता, राइट? हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स? राइट्स तो मिल गए, लेकिन उनको सिक्योर करने के लिए, तो उनके सिक्योर करने के लिए भी एक फंडामेंटल राइट है. दैट इज व्हाट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट? ठीक है ना? एंड दैट इज बेसिकली व्हाट यू सी, व्हाट इज रिटन हियर. डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दैट इज व्हाट आर्टिकल 32. आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी व्हिच वाज abolished by which was abolished by 44th Constitutional Amendment Act 1978. So this is what heart and soul of our constitution, right? Now अगर तुम्हारा राइट्स वायलेट होता है तो तुम कहां जाओगे? So you can directly go to what Supreme Court and High Court. तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो. आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, जरूरी नहीं आप हाई कोर्ट जाओ. आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, राइट? ठीक है ना? एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंस, सुप्रीम कोर्ट एक रिट, तो रिट जो है बेसिकली दैट वर्ड इज देयर इन एनसीईआरटी. वेयर इट इज रिटन? तो रिट देखो यहां लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट रिट. तो डायरेक्टली तुमसे रिट पूछ लेंगे. तो रिट है क्या बेसिकली, पढ़ते हैं एक बार. A formal document containing an order of the court to the government. देखो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट, वैसे प्राइवेट सिटीजन को भी दिया जा सकता है, और प्राइवेट सिटीजन, राइट? प्राइवेट पार्टी. लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में जो बेसिकली है, आपके सिलेबस में बेसिकली मैंने पहले ही बोला था कि राइट इज व्हाट, इट्स बेसिकली यू हैव, देयर आर सर्टेन बेसिक राइट्स व्हिच यू हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टायरनी ऑफ व्हाट स्टेट. इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का नाम भी उन्होंने लिया है एनसीईआरटी में. वैसे अगर तुम डिटेल में स्टडी करोगे तो इट कैन बी प्राइवेट पार्टी. बट मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर वो केवल गवर्नमेंट के बेस पे भी क्वेश्चन बनाए, आंसर
हाँ करके आना, ठीक है ना, बिकॉज दैट इज व्हाट इन एनसीईआरटी. एंड इफ यू विल सी द क्वेश्चंस ना, यू विल फाइंड कि उन्होंने डायरेक्टली एनसीईआरटी से लाइंस उठाए हैं. तो एनसीईआरटी से लाइंस उठाए तो सॉल्यूशन भी एनसीईआरटी के बेस पे ही बना होगा, वो तुम्हें दिख जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो, राइट. तो बस कुछ नहीं है, इट्स एन ऑर्डर, फॉर्मल ऑर्डर टू द गवर्नमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. हाई कोर्ट भी रिट डायरेक्ट मतलब रिट दे सकता है, राइट, और सुप्रीम कोर्ट भी रिट दे सकता है. तो दोनों के पास ये पावर है, राइट. सो दैट इज व्हाट रिट, a formal document containing an order of the court to the government issued only by high court or the supreme court. ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही ये पावर है, राइट. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके पास ये पावर नहीं है. वैसे गवर्नमेंट उनको ये पावर दे सकती है, बट उनके पास ये पावर अभी नहीं है, राइट, ठीक है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि रिट वाला जो ये पार्ट है, ये जो पावर है वो गवर्नमेंट और अदर कोर्ट्स को भी दे सकती है, बट एट प्रेजेंट इट बिलोंग्स टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ओनली, राइट. ठीक है, चलिए. In case of any violation of a fundamental right, the aggrieved person can go to court. Which court? Question answer gaya. You can go to only high court. Nah, you can go to supreme court also. It's up to you, right? Court for remedy. Any person can go to court against the violation of fundamental right if it is of social or public interest. मान लो तुम्हारा fundamental right violate हो रहा है, but you don't have knowledge, right? या फिर तुम्हारे पास इतना रिसोर्स नहीं है कि तुम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सको, राइट. क्योंकि हर जगह तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है ना. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठती है, हाई कोर्ट आपके यूपी के इलाहाबाद में बैठती है, राइट, ठीक है ना. अब मान लो ईस्टर्न यूपी में कोई रह रहा है, राइट. अब वहां से इलाहाबाद आने में तो उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा, मान लो उसके पास नहीं है, कैसे आएगा वो हाई कोर्ट, राइट, ठीक है ना. सो दैट मींस व्हाट इन दैट केस देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर्क फॉर सच पीपल, राइट, ठीक है ना. तो उनके बिहाफ पे भी वो पीआईएल, दैट इज व्हाट योर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फाइल कर सकती है टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स. सो इट इज कॉल्ड व्हाट public interest litigation. Under the PIL, any citizen or group of citizen can approach the Supreme Court. Even अगर मान लो कोई citizen अगर approach नहीं कर रहा है तो कोर्ट भी suo moto, मतलब अपने बेस पे, कोर्ट के जज ने बोला अच्छा मुझे ये दिख रहा है कि वहां पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो नाउ आई विल टेक दैट पर्टिकुलर थिंग इन हैंड एंड आई विल गिव जस्टिस टू दोज पीपल, राइट. तो वो क्या बोल रहा है कि अंडर द PIL, ये लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अंडर द PIL, एनी सिटीजन और ग्रुप ऑफ सिटीजन can approach the Supreme Court or a High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government. One can write to the judges even on a postcard. अगर तुम अपना मान लो कि तुम फ्रंट पे नहीं आना चाहते हो, the court will take up the matter. इसी को बोलते हैं suo motu, right? There is a word you will find, suo motu. मतलब the court can take their matter on its own, right? ठीक है. If the judges find it in public interest, ठीक है. अब बस एक छोटा सा पॉइंट बच गया, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू क्लास 10th. तो एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स. सो देयर आर सर्टेन राइट्स जो शुरू में तो नहीं था लेकिन आज की डेट में है, तो ये भी कुछ राइट्स दिए हुए हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, राइट, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस अगेन आ चुके हैं. तो आर्टिकल 21A जैसे देखो राइट टू एजुकेशन है, तो दैट इज व्हाट योर राइट टू एजुकेशन टू सबके लिए नहीं, फॉर द चाइल्ड इन बिटवीन एज 6 to 14 years, right? 6 to 14 years, right? Okay. So that is what now, and that right to education is part of right to life, and right to life is part of right to freedom, right? तो ये तीनों याद रखिएगा. Right to information is a fundamental right under right to freedom of thought and expression. तो RTI, which came through RTI Act 2005, that is also a part of fundamental right. Right to information is also a part of fundamental right. Which fundamental right? Right to freedom. So it comes, now this section, ये last page पे दिया हुआ है, तो this section is very important, right? Comes under right to freedom, right? मतलब article 19 to 22 और उसमें भी article 19 में, right? Okay. Now next, right to food, right to privacy comes under right to life. That is also a fundamental right. Right to privacy तो अभी पुट्टास्वामी केस, right? Just मेरे ख्याल से 2 साल पहले right to privacy, 2 नहीं 3 साल पहले in fact. So right to privacy, that is a part of right to life. तो याद रखिएगा, right to privacy is a fundamental right which comes under right to life, and right to life comes under what? Right to freedom, right? Probably one of the most important section. 4th one. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. मैंने आपको बोला था कि सर्टेन राइट्स आर देयर, बट वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में नहीं है, उसके बाहर है. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है,
बट फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, दे आर व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो कौन कौन से? तो वन इज व्हाट योर राइट टू प्रॉपर्टी एंड अनदर वन इज व्हाट योर राइट टू वोट। तो राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू वोट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें, ठीक है? राइट टू वोट पे सिविल सर्विसेज ने एक क्वेश्चन पूछा। यू सी हाउ मच एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। सिविल सर्विसेज मतलब यूपीएससी ने, जिसके थ्रू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन होता है। आई होप यू ऑल नो, राइट? तुम लोग यूपी से हो तो सब जानते होगे, ठीक है ना? यूपी बिहार वालों को पक्का पता होता है सिविल सर्विसेज के बारे में, राइट? ठीक है। तो राइट टू वोट का एक क्वेश्चन आया। अब वहां पे राइट टू वोट देखोगे, एक ऑप्शन था राइट टू वोट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक ऑप्शन था राइट टू वोट इज लीगल राइट, ठीक है ना? तो one of the, I will not take the name, but one institution is what that is recognized one of the best institution for the preparation of civil services, right? ठीक है ना? Okay, V and R, और you can say बस इतना काफी है, right? ठीक है। तो उनके जो डायरेक्टर सर हैं वो भी पॉलिटी पढ़ाते हैं। तो in that I think in his notes one of my friends said कि in his notes it was written that right to vote is a legal right. And in fact, you will find several places, several good teachers of polity, they say that right to vote is a legal right. Okay. But what UPSC gave the answer की, in the answer की it was right to vote is a constitutional right. इसका मतलब क्या है? NCERT has the prime importance. ठीक है ना? तो NCERT का importance सबसे prime है। तो जो NCERT में लिखा हुआ है वही सही है। तो right to vote is a constitutional right. अगर Google करोगे, you will find many places. There you will find that it is written that right to vote is a legal right, but आपको ये नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, you have to mark it what constitutional right because it is written in your NCERT, right? Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से, देखते हैं कौन कौन सा। सब पढ़ा दिया मैंने, अब बताओ। Which of the following is not an instance of an exercise of a fundamental right? Not an instance. Workers from Bihar go to Punjab to work on the farms. Freedom, right to freedom, right? कहीं भी जा सकते। Christian mission set up a chain of missionary school. Men and women government employees get the same salary. Parents' property is inherited by their children. क्या होना चाहिए आंसर? सोचो। Excellent, Urvi, very good. Yes. Subham is saying. Harshit, Daksh, very good. Ishanvi, Siddhant, very good. Excellent, guys. Legal right and constitutional, yes. Akhil, Arjeet, Disha, Tanay, right. Constitutional right मतलब जो राइट्स तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? ठीक है ना, वो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, राइट? लीगल राइट्स आर बेसिकली व्हाट, जो लॉ के थ्रू आते हैं, राइट? लॉ के थ्रू, जैसे अगर जहां पे तुम ये पढ़ोगे कि राइट टू वोट इज लीगल राइट, ठीक है ना, राइट टू वोट, जहां पे ये पढ़ोगे लीगल राइट, वो तुम्हें ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि राइट टू वोट इज बेसिकली नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? इट इज मेंशन्ड इन व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए 1951. This is what, representation of People's Act, People's Act 1951. और ये एक लॉ है। तो ऐसे राइट्स जो लॉ से आते हैं, ऐसे राइट्स जो लॉ से आते हैं, दैट इज व्हाट योर लीगल राइट। और ऐसे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। Now you are getting the difference, बच्चा? Samriddhi, are you getting this difference? I mean, or who asked this question? Right. You asked this question or somebody else? Yes, sir. I asked. Somebody, yes, you asked. Okay, fine. So answer is D. Very much. I mean, many of you said. I think more than 10 people said the right answer. Excellent, guys. Chalo. Which of the following freedom is not available to an Indian citizen? बताओ. Freedom to criticize the government not available. Democracy कहेगा फिर. Freedom to participate in armed revolution. Freedom to start a movement to change the government. Freedom to oppose the central values of the constitution. Ishanvi, Harshit, Daksh, Siddhant, Subham, Disha, Srishti. Excellent, guys. It's B. देखो, वैसे तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तुम लोग को एक डाउट हो रहा होगा क्योंकि अरे freedom to change the movement, Akhil is also saying B, right? Yes. And these guys are constantly responding. Thanks, to all of you for that. So freedom to participate in armed revolution, ये तो साफ ही दिखता है कि this is what this should be the answer. C में शायद तुम लोग को तनय of saying B, good बच्चा। C में हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट हो। Freedom to start a movement to change the government. तुम लोगों ने अन्ना हजारे मूवमेंट का नाम सुना है? बच्चे हो गए उस टाइम में, राइट? बच्चे मतलब 3-4 साल के हो गए। हाँ
अन्ना हजारे मूवमेंट, ठीक है ना। अन्ना हजारे मूवमेंट बेसिकली बात तो वहां पे क्या चला था उस टाइम में, यही था, क्योंकि बहुत देयर वाज अ ह्यूज करप्शन इन यूपीए 2, राइट। यूपीए 2 में काफी करप्शन था, राइट, ठीक है ना, यूपीए 2। सो अभी किसकी गवर्नमेंट है, यूपीए है या एनडीए है? सर इट्स एनडीए। एनडीए, राइट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राइट, यस, ओके। तो यूपीए 2 में बहुत करप्शन हुआ, तो अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया था, राइट। ये जो आम आदमी पार्टी है कहीं ना कहीं वहीं से निकल के आई है, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल हो गए, किरण बेदी हो गई, उसके बाद मेरे ख्याल से ये जो प्रशांत भूषण हो गए, राइट, ही इज अ वेरी लर्नेड लॉयर। उसके बाद और भी कुमार विश्वास, राइट, ठीक है ना, देयर मेनी नेम्स, मेनी प्रोमिनेंट नेम्स, राइट। तो उस टाइम में दे वर इन्वॉल्व्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, राइट, इन दिस मूवमेंट। तो फ्रीडम टू स्टार्ट अ चेंज, ठीक है भाई, ये भी यू हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट, ठीक है ना। हाँ, अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है, ठीक है ना, उसके लिए गन का सहारा लो, दैट इज नॉट परमिसिबल, बट एटलीस्ट धरना प्रदर्शन ये सब तो कर ही सकते हो, राइट। एंड फ्रीडम टू अपोज द सेंट्रल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई नॉट। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही सेक्रेड है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बेसिकली उसमें अमेंडमेंट का प्रोविजन ही क्यों रखा, फिर नहीं रखते। तो अमेंडमेंट का प्रोविजन है, दैट मींस व्हाट, कि सोसाइटी विल चेंज, एंड सोसाइटी विल चेंज, दैट मींस देयर नीड विल चेंज, and if their need will change, that means amendment is required, right? So yes, तुम बोल सकते हो कि yes, certain amendments are required, so answer will be what, B. Next, third, which of the following, अब देखता हूं, which of the following right is available under the Indian constitution? Right to work, right to adequate livelihood, right to protect one's culture, right to privacy. What should be the answer? देखते हैं क्या बोलते हो। सी, सी तो देखो, अगर सी तो सही है, मतलब सी तो हो, यस, और बी दिशा, मेनी ऑफ यू आर सेइंग, सृष्टि सेइंग सी, यस, वेरी गुड बच्चा, सी तो करी करेक्ट। व्हाट अबाउट डी, डी तो अभी बताया नहीं, पढ़ाया अभी। सी, अरिजीत सिंह, तनय, सिद्धांत, सिद्धांत सिंह, डी, वेरी गुड। राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो देयर, राइट। देखो तो आंसर क्या हो जाएगा, यस हर्षित, एक्सीलेंट बच्चा, इट विल बी व्हाट, सी एंड डी बोथ, सी एंड डी बोथ। क्योंकि देखो हो सकता है एनसीईआरटी जब छपी हो तो राइट टू प्राइवेसी बोला ना, इट्स रिसेंटली ये ऐड हुआ है, तो उस टाइम में उन्होंने अभी इसको रेक्टिफाई नहीं किया है। बट मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो राइट टू प्राइवेसी मतलब क्या, बेसिकली मतलब राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या है समझो, दैट मींस व्हाट, कि तुम्हारे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, राइट, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड। दैट मींस व्हाट, कि अगर गवर्नमेंट तुम्हारा, मान लो कि तुम्हारा थंब ये ले रही है या फिर तुम्हारे डीएनए के इंफॉर्मेशन ले रही है, राइट, तो उनके यूजेस मतलब उनको एक थर्ड पार्टी को नहीं दे सकती है, राइट। दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ योर राइट टू प्राइवेसी, राइट। तभी तो तुम देखो आधार के टाइम में इतना ह्यूमन क्राई क्यों हुआ था, मतलब खूब बवाल मचा, इसीलिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट सर्टेन तुम्हारे बायोमेट्रिक्स ले रही थी, राइट। राइट टू वर्क इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तुम्हें लगता है बच्चा, राइट टू वर्क अगर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, इतनी आबादी है, कहां से सबको काम दे पाएंगे, राइट, ठीक है ना। राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड होना तो चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता है, बहुत बड़ी आबादी है इस देश में, राइट, ठीक है ना। गवर्नमेंट करना भी चाहे तो नहीं कर सकती है, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट, ठीक है। सो यस, द फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज व्हाट, द इनकरेक्ट। राइट टू प्राइवेसी जिसने भी पूछा, आई थिंक थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया मिल गया होगा। अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो पुट्टास्वामी जजमेंट को पढ़ो, राइट, ठीक है ना, पुट्टास्वामी जजमेंट, राइट, वंडरफुल जजमेंट, ठीक है ना, पुट्टास्वामी जजमेंट, राइट, ठीक है। तो इस जजमेंट को पढ़ो, इसमें काफी तुम्हें आइडिया मिलेगा, राइट, राइट टू प्राइवेसी के बारे में। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एनटीएससी में ये क्वेश्चन आता है, आप सभी लोग सी मार के आना, डी मत मार के आना, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे सिंगल चॉइस है, सी विल बी अ बेटर आंसर, ठीक है ना। अगर सी एंड डी हो तब सी एंड डी दोनों कंसीडर करना, अदरवाइज सी ही मार के आना, राइट, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, राइट। एनीवे, नेम द फंडामेंटल राइट अंडर विच, फंडामेंटल राइट अंडर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट फॉल्स। देखते हैं, बस तुम्हें आर्टिकल बता दो मुझे। पहला मतलब फ्रीडम टू प्रोपागेट वंस रिलीजन, पहला आर्टिकल, जिस पार्ट में भी ये शुरू हो रहा है उसका पहला आर्टिकल, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा तुम्हें कष्ट होगा, ठीक है ना, या फिर बोल भी सकते हो अपने को अनम्यूट करके। बस थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है, राइट, 6 मिनट है हमारे पास, फटाफट जल्दी से कर लेते हैं। फ्रीडम टू प्रोपागेट वंस रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ तो बता ही सकते हो, राइट टू लाइफ किसके अंतर्गत आता है,
राइट टू फ्रीडम, यस ईशानवी, आर्टिकल 21, उर्वी वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चा, राइट टू, यस हर्षित, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 comes under right to freedom, right? Abolition of untouchability, बताइए under which, yes दिशा, शुभम, excellent बच्चा लोग, ठीक है, good good good, right, abolition of untouchability, article 17, right to equality, yes excellent Ishanvi and Harshit, very good, right to equality, right? And what, ban on banded labor, right? Ban on bonded labor, sorry, ban on bonded labor. Yes, Tanay, you are correct. Article 17, that's correct for the C part. Excellent, bacha. Subham is saying exploitation, right against exploitation, right? Yes, Subham, very much correct. Right against. ठीक है. ये फिफ्थ क्वेश्चन में तुम्हें एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सोचना, राइट? ठीक है. जब भी चलो, एवरी कंट्री दैट इज डेमोक्रेसी गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, राइट? ठीक है ना, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. एवरी कंट्री दैट गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन इज अ डेमोक्रेसी. ये मुझे बताओ ट्रू या फॉल्स, देखते हैं तुम में से क्या लोग बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स. हर्षित, ईशानवी, फॉल्स, एक्सीलेंट. अभी देखो सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लिया था हमने, सऊदी अरेबिया में भी तो राइट दे रहे हैं वुमेन्स को, बट दैट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, राइट? ठीक है ना, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. Giving rights is good, but it is not necessary for a democracy. No. It is false. It is not necessary. It is definitely it is necessary for democracy. Otherwise, the democracy will convert into what? Autocracy, right? So yes, it is necessary for democracy, right? ठीक है ना? चलिए. चलो. अब तुम्हें बताना है ट्रू और फॉल्स, yes और no में आंसर करना है, राइट? देखते हैं क्या बोलते हो. Are these restrictions on the right to freedom justified? राइट टू फ्रीडम मतलब कहीं भी जा सकते हो विद सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी बोल सकते हो, राइट? राइट टू लाइफ, ऑल दिस कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम. इंडियन सिटीजन नीड परमिशन टू विजिट सम बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री फॉर रीजन ऑफ सिक्योरिटी. जैसे कभी लद्दाख जाओगे तो लद्दाख में तुम्हें वो पास लेना पड़ता है, राइट? यस. हर्षित, अरजीत, उर्वी, दिशा, दक्ष, ऑल आर सेइंग यस. शुभम इज सेइंग यस. एक्सीलेंट. यस यू हैव. तो वो ऐसा क्यों? क्योंकि दोज एरियाज आर व्हाट? सर्टेन सेंसिटिव एरियाज, राइट? सेंसिटिव एरियाज, राइट? तो वहां पे सेंसिटिव एरियाज में अगर तुम्हें जाना है तो ऑफ कोर्स परमिशन लेना ही पड़ेगा, राइट? इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी, राइट? ठीक है ना, एंड इट्स इन लार्जर इंटरेस्ट. तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यही सब तो है. सो यस, दिस इज व्हाट ट्रू. Outsiders are not allowed to buy property in some areas to protect the interest of the local population. Harshit is saying true and somebody is saying false. It is true. Outsiders are not allowed to buy property in some areas. Yes, it is true. कहाँ पे? जैसे अभी तो नहीं रहा आर्टिकल 370, बट दे आर सर्टेन एरियाज, राइट? ठीक है ना. जैसे अगर तुम नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो नॉर्थ ईस्ट में देखो, मैं तुम्हें इसका हिस्टोरिकल लिंकेज दे देता हूँ. जब 1947 में जब देश आजाद हुआ, राइट? तो देश आजाद हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? जिसको जो करना है करो, राइट? ठीक है ना. अगर आपको इंडिया में मिलना है तो इंडिया में मिल जाओ. कितना? ऑलमोस्ट 565 प्रोविंसेस थे, स्मॉल बड़े बड़े छोटे छोटे प्रोविंसेस, राइट? 565 छोटी बड़ी रियासतें. उनको बोला गया या फिर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहो, आप इंडिपेंडेंट रहो, राइट? अगर आपको कहीं मिलना है तो आप कहीं मिल सकते हो, इंडिया में भी जा सकते हो, पाकिस्तान में भी जा सकते हो, राइट? 47 की मैं बात बता रहा हूँ. तो उस टाइम में जो लोग मिल रहे थे तो उन्होंने कुछ कुछ प्रोविजंस रखे कि भैया हमारा इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए. आर्टिकल 370 वहीं की देन थी. अगर तुम देखो तो हरि सिंह ने बोला कि ठीक है, जम्मू कश्मीर इंडिया में एक्सीड होगा, ठीक है ना, हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सरेंडर करेंगे, सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हम लोग साइन करेंगे, राइट? क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, कबायली हमला हो गया था. लेकिन हमारे सर्टेन मतलब कुछ राइट्स जो हमारे जनता के पास है, राइट, वो आपको प्रिजर्व करके रखना होगा. मतलब सर्टेन प्रोविजंस हमारी जनता के लिए. तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट में भी कई हैं जहां पे आप नहीं ले सकते हो जमीन, बिकॉज दैट पर्टिकुलर लैंड इज फॉर दोज पीपल, राइट? ठीक है ना. तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना. आर्टिकल 370 वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, व्हिच इज नो मोर एग्जिस्ट आफ्टर 5th of August, राइट? last year I think, right? So the government bans the publication of a book that can go against the ruling party in the next election, right? Obviously it is false, right? Harshit, Arjit, Daksh, Urbi, yes, excellent bachcha log, right? Very good. So these are what? False, right? Yes, Akhil, Siddhant, Subham, very good. So these are all false. बस ये हो गया हमारा. फंडामेंटल ड्यूटी देख लो. फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? दिस इज व्हाट योर पार्ट 4A.
कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये कहाँ है? ये अब तुम्हारा एनसीईआरटी खोलोगे तो लास्ट पेज पे है। यहाँ से भी क्वेश्चन एक आध आ सकता है, बस 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? शुरू में नहीं था, इसको जोड़ा गया। जोड़ा कब गया? 1976 में, जब इमरजेंसी थी, राइट? ठीक है ना, ताकि गवर्नमेंट जो बोले उसका हम पालन कर सकें। एनीवे, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो लिया गया बेसिकली कहाँ से लिया गया? तो यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। तो इट इज इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर, इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे और एक बाद में ऐड किया गया। तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11th was inserted by the 86th Amendment Act 2002, ठीक है ना। एंड आर्टिकल 51A containing fundamental duties was inserted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखो। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया ये ध्यान में रखो, दैट इज इट। ये हर एक फंडामेंटल ड्यूटी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, दिस विल नेवर बी अ क्वेश्चन, राइट? ठीक है। क्लास 10 पॉलिटी में वी विल एंटर इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? क्लास 10 पॉलिटी इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि छोटा है रिलेटिवली, राइट? और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। द फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक इज व्हाट इंपॉर्टेंट, जैसे बेल्जियम और तुम्हें श्रीलंका के बारे में पढ़ना है। एनीवे, वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन, राइट? एंड बाय Thank you, sir. बाय बाय Thank बाय you, बाय sir. बाय Thank you, sir. बाय 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 बच्चे लोग, बाय 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 बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।